हेलो बच्चों, निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम जो फिजिक्स का टेस्ट पेपर पहला हुआ P1 उसका वीडियो सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है उसको तैयार करते हैं। क्वेश्चन था निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन में पूछा गया था विद्युत चालकत्व क्या होता है। तो विद्युत चालकत्व के बारे में अगर पूछा जाए तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। G = 1/r सूत्र लिखते हैं इसका। अर्थात आप हिंदी में इसकी व्याख्या करेंगे तो क्या कहेंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा गया, चालकत्व कहा गया। और इसका मात्रक और अगर विमा आपको बनानी है, टिप्पणी लिखने का मतलब है कि जितना आपको आता है उसके बारे में पूरा लिखिए। तो मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा और प्रतिरोध की विमा अगर आपसे पूछी जाए कि प्रतिरोध की विमा, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था R = V/I लगाएंगे और उसके हिसाब से प्रतिरोध की विमीय सूत्र हमने M1L2 T-3 और A-2 ये बनाया था। प्रतिरोध का विमीय सूत्र अगर मान लो भूल गए हम तो फिर मैं दोबारा बता दूं, R = V/I से बनाया करो। विभव कार्य बटा आवेश के हिसाब से लेते हैं M1L2 T-2, कार्य का सूत्र ये हो गया। आवेश को अगर एक बार और भाग देंगे -3 A-1 हो जाता है, ये V का। और जब आप इसमें A1 का वापस भाग देंगे तो M1L2 T-3 A-2 बन जाएगा। तो R का विमीय सूत्र इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो R का विमीय सूत्र ध्यान रखिएगा, M1L2 T-3 A-2 होता है। यही मैंने यहां लिख दिया। 1/R लिखना है तो जब G का विमीय सूत्र लिखोगे तो इसका विमीय सूत्र बनाएंगे तो क्या लिखोगे आप, इसका M-1 हो जाएगा, L-2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा और A⁴ हो जाएगा। तो विद्युत चालकत्व क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहा गया। प्रतिरोध का मात्रक अगर पूछे तो ओम, और चालकत्व का मात्रक आपसे पूछे तो ओम इनवर्स या मोह भी लिखते हैं इसको। ओम इनवर्स या कई जगह मोह भी लिखा मिल सकता है आपको। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। अब प्रतिरोधकता होती क्या है, प्रतिरोध के सूत्र में लंबाई को 1 मीटर ले लो, क्षेत्रफल को 1 वर्ग मीटर ले लो, तो प्रतिरोध का मान प्रतिरोधकता के बराबर होता है। और RT = R0 1 + α-T लिखते हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो यहां पे ρT = नया सूत्र बन जाएगा ρ0 1 + α-T। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध एक ही बात होती है, इसे रो से दर्शाते हैं अपन। ठीक है, तो प्रतिरोध का सूत्र आपको पढ़ाया हुआ है रेगुलर, RT = R0 1 + α-T कहते आए हो। तो इसके R की जगह आप यहाँ पे रो लिख दो, ये रो हो गया। ρT = ρ0 1 + α-T लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता पूछे या प्रतिरोधकता के लिए पूछे तो ये दोनों सूत्र लिख सकते हो आप इसमें। तो प्रतिरोधकता को परिभाषित करो, एकांक लंबाई के तार के क्षेत्रफल का मान 1 वर्ग मीटर रखा जाए तो प्रतिरोध का मान प्रतिरोधकता के बराबर हो जाता है। और प्रतिरोध ताप पर इस प्रकार से निर्भर करता है। और बोर्ड में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता बताइए, तो R की जगह रो कर देना, ρT = ρ0 1 + α-T इसका आंसर बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम, ओम के सूक्ष्म नियम है ये। ओम का सूक्ष्म नियम J = σ को सिद्ध करना है और इसका उपयोग करते हुए V = IR में बताना है। ओमीय और अनोमीय युक्तियां क्या होती है इनके बारे में जानकारी देनी है। तो सबसे पहले धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताया था। I = NEAVD, I = NEAVD, D इसके नीचे लिखा जाता है यहाँ पे। क्षेत्रफल को इधर अनुपात में ले जाओ तो I/A हो गया, NEVD बन जाएगा। I/A एकांक क्षेत्रफल के लिए धारा का मान, धारा घनत्व बन जाता है। तो J = NE, ये हो गया VD। VD को आगे जाके म्यू लिखा जा सकता है। VD होता है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग या अपवहन वेग के बारे में जानकारी है तो VD = म्यू लिखा जा सकता है।
VD का मान अपन ने रख दिया म्यू ही। इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है कांस्टेंट हो सकती है, नियतांक। तो यहां पर अपने को जो मान मिला वो सिग्मा के बराबर मान लिया हमने, तो J इक्वल्स टू सिग्मा ही हो गया। यहाँ सिग्मा जो है उसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमें, NE म्यू मिल गया। इसका मान क्या मिल गया, सिग्मा को अपन क्या कहेंगे, चालकता, J को धारा घनत्व और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो J इक्वल्स टू सिग्मा ए को ओम का सूक्ष्म नियम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ओम का सूक्ष्म नियम। और V बराबर IR ये ओम का सामान्य नियम कहलाता है। इसको उपयोग में लेकर J इक्वल्स टू सिग्मा ए को उपयोग में लेकर V बराबर IR बनाना है। आप इसके लिए क्या करेंगे, J इक्वल्स टू सिग्मा ए लिखना, J का मान I अपॉन ए लिखा जा सकता है, सिग्मा को 1 अपॉन रो लिख दो, चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा हो जाता है, और V अपॉन L विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को चेंज कर दिया। V को यहां रहने दिया हमने, रो L को यहां ले गए, रो L को यहां ले गए, अनुपात में A हो गया। रो L बटा A को क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं इसको, तो V इक्वल्स टू RI हो गया ये। ठीक, इसके बाद इसमें क्वेश्चन में पूछा था ओमीय युक्तियां और अनोमीय युक्तियां। ओमीय युक्तियां वे उपकरण जो ओम के नियम की अनुपालना करते हो उन्हें ओमीय युक्तियां कहते हैं। इनको आगे जाके ओम के नियम के उदाहरण पढ़े गए, और जो उपकरण ओम के नियम की अनुपालना नहीं करते हैं उनको ओम के नियम के अपवाद में पढ़ाया गया। रेगुलर ऑफलाइन क्लास जो आपने पढ़ी है उसमें रेगुलर बता रखा है, और फिजिक्स की बुकलेट में इनके डायग्राम बहुत अच्छी तरह से दे रखे हैं। उन्हीं डायग्राम को हम आगे देख रहे हैं जो बुकलेट में दे रखे हैं अपने। ओम के नियम के उदाहरण, ऐसे उपकरण जिनमें ओम के नियम की अनुपालना होती है उन्हें ओम के नियम के उदाहरण कहते हैं। इन्हें रैखिक उपकरण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें विभवांतर का मान धारा के समानुपाती होता है, और V और I के बीच में आप ग्राफ खींचोगे तो ये सीधी रेखा प्राप्त होगा। तो आपके प्रैक्टिकल लैब में ऐसे उपकरण कौन कौन से हैं, वोल्टमीटर और अमीटर जो ओम के नियम की अनुपालना करते हैं उन्हें हम ओम के नियम के उदाहरण कहते हैं। वोल्टमीटर इस तरह से दिखता है, एमीटर में यहाँ पे बीच में A लिखा रहेगा। ओम के नियम के अपवाद, ओम के नियम के अपवाद, ऐसे उपकरण जिनमें ओम के नियम की अनुपालना नहीं होती हो उन्हें ओम के नियम के अपवाद कहते हैं। अरैखिक उपकरण है क्योंकि विभवांतर और धारा के मध्य इनका ग्राफ सीधी रेखा नहीं आता, जैसे वोल्टामीटर है। अब वोल्टामीटर क्या होता है कि विद्युत सेल जो अपन बोलते हैं जिसमें कैथोड एनोड वगैरह काम में लेते हैं, कैथोड एनोड प्लेट है, V और I के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो V और I का जो ग्राफ होता है वोल्टामीटर का वो ऐसा मिलता है, इस वाले का। विसर्जन नलिका का जो ग्राफ है, ये कांच की नलिका जिसमें एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड है, ये बैटरी के कनेक्शन है, ये अमीटर है। यहाँ पे जो बैटरी का ऋण टर्मिनल से जुड़ा रहता है उसे कैथोड कहते हैं, बैटरी के धन टर्मिनल से जो जुड़ा रहेगा उसे एनोड कहते हैं, और इसे विसर्जन नलिका या कांच की निर्वातित नलिका भी कहते हैं। तो इसमें ग्राफ जो आता है वो इस तरह का ग्राफ आता है, सीधी रेखा नहीं आता, इसलिए ओम के नियम का अपवाद बना। कार्बन प्रतिरोध या डायोड जिसे कहते हैं, डायोड में जो ग्राफ आता है वो चरघातांक के रूप से आता है। हमने पीएन संधि डायोड पढ़ा था, कार्बन प्रतिरोध ले लो, पीएन संधि डायोड भी आप इसका अपवाद कह सकते हो। तो ये किसके बारे में जानकारी है, वोल्टामीटर है। ये वोल्टामीटर जिसमें कैथोड एनोड और विद्युत अपघट्य लिक्विड वगैरह काम आता है वो वोल्टामीटर है। ये विसर्जन नलिका है, डायोड, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक उपकरण या कार्बन प्रतिरोध में भी ग्राफ सीधी रेखा में नहीं आता, इसलिए इनको ओम के नियम के अपवाद में गिना गया है। नेक्स्ट, किरचॉफ के नियम का कथन दीजिए, उदाहरण सहित इनका उपयोग समझाइए। विद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने, किरचॉफ या किरचॉफ दोनों लिखे आ सकते हैं बोर्ड में, तो उसकी व्याख्या पर कर रहे हैं कि विद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथ को हल करने के लिए कह सकते हो उससे संबंधित दो नियम दिए थे। किरचॉफ का प्रथम नियम जो धारा से संबंधित होता है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम जो वोल्टता से संबंधित होता है। तो हम इन दोनों नियमों की व्याख्या कर रहे हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम में आवेश संरक्षण नियम की अनुपालना बताई गई, और इसमें संधि बिंदु के लिए धाराओं का कुल योग हमेशा नियत रहेगा या शून्य रहेगा, तो इसे संधि नियम या धारा नियम कहा गया। आवेश संरक्षण नियम की इसमें अनुपालना होती है। इस नियम के अनुसार संधि बिंदु के लिए धाराओं का कुल योग क्या रहता है, हमेशा नियत रहेगा। धाराओं का बीजीय योग हमेशा किस प्रकार से रहेगा, सिग्मा I इक्वल्स टू 0, अर्थात संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का मान योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है।
जैसे हमने ये देखा कि 5 प्रतिरोध तार हैं, R1, R2, R3, R4, R5। R1 में धारा अंदर आ रही है, R2 से बाहर जा रही है, R3 में अंदर आ रही है, R4 में बाहर जा रही है, R5 में अंदर आ रही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो संधि बिंदु O की ओर आ रही है वो धारा, उसको प्लस लेते हैं तो ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये दूर जा रही है तो माइनस में, और ये प्लस में, चिन्ह परिपाटी से। तो हम यहां पर क्या बात करेंगे कि जो धारा I1 है वो पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव, I4 नेगेटिव, और ये अंदर की ओर आ रही है इसलिए प्लस पॉजिटिव। तो I1 कैसा लेंगे? प्लस, I2 बाहर जा रही है माइनस, I3 अंदर आ रही है, ये I3 है, I3 अंदर आ रही है प्लस, I4 बाहर जा रही है धारा, संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा माइनस काउंट करोगे, और संधि बिंदु की ओर आने वाली धारा I5 प्लस बराबर 0, अर्थात संधि बिंदु की ओर आने वाली धारा है प्लस में और बाहर जाने वाली धाराओं को माइनस में लिया, बराबर 0 कर दिया। ये चिन्ह परिपाटी है इसकी, और इससे हम आगे I1, I3, I5 को एक साथ ले लिया हमने, I2, I4 को उधर ले गए, तो संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का योग भी कह सकते हैं। इसको भी हम किरचॉफ का प्रथम नियम ही कहेंगे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कंप्लीट हो गया। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम ये बंद परिपथ या बंद लूप के लिए लागू होता है। इसमें ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना होगी, और किसी भी बंद परिपथ के लिए कुल वोल्टापतन का मान या कुल वोल्टेज का मान हमेशा नियत या शून्य रहेगा। इसके लिए चिन्ह परिपाटी भी काम में आती है। संधि बिंदु, ध्यान रखिएगा, संधि बिंदु वर्ड आता है तो संधि बिंदु का मतलब बता देता हूं। संधि जहां तार ज्यादा जुड़े हुए हैं उसे संधि कहते हैं। और लूप किसे कहोगे? एक जगह से चलकर वापस उसी जगह पर आ गए तो उसे लूप कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पाश। ठीक है, तो ये जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये लूप या पाश के लिए लागू होगा, और किरचॉफ का प्रथम नियम जो लागू होता है वो संधि बिंदु के लिए लागू होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये चिन्ह नियम भी क्या कहता है? एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ो, धारा की दिशा में आप चलोगे तो प्लस मानना, धारा के विपरीत दिशा में चलोगे तो माइनस मानना, और सेल का जो टर्मिनल आपको नजर आ जाए सबसे पहले उसी को आप प्लस माइनस बना सकते हैं। तो नियम तो क्या कह रहा है कि इसे वोल्टा नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ के लिए कुल वोल्टेज का मान सिग्मा वी का मान हमेशा क्या रहेगा? नियत या शून्य रहेगा। इसको हम किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। जैसे लूप हमने मान लिया, यहां पे A B C D ये लूप का नाम दे दिया। C यहां भी ले सकते थे, D यहां भी ले सकते हैं। E1 सेल का वोल्टेज E2 सेल से ज्यादा माना हमने। ये 10 वोल्ट का है, मान लो ये 2 वोल्ट का है, तो धारा हमेशा 10 वोल्ट से 2 वोल्ट की ओर बहेगी। धारा I यहां बह रही है, यहां भी धारा I बहेगी। ये सेल का प्लस, ये सेल का माइनस, ये सेल का प्लस, ये सेल का माइनस। अब आप यहां से A B D C यहां भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप C यहां ले लीजिए और इसको D बना दो, ये भी कर सकते हो। तो लूप का नाम क्या हो जाएगा? लूप हो जाएगा A B C D A। इसको लूप कहते हैं। एक जगह से चलकर वापस उसी जगह पर पहुंचे उसको लूप कहा गया। धारा की दिशा में I R1 प्लस का चलेगा, I R2 प्लस का चलेगा, यहां पर पहुंचे E2 प्लस का चलेगा, और यहां पे पहुंचेंगे तो E1 माइनस का चलेगा। इस प्रकार से हमने कि सर ये V1 V2 क्या है? ये V1 V2 क्या है? यहाँ पे V1 है R1 के सिरों पर वोल्टेज और V2 है R2 के सिरों पर वोल्टेज। तो ये धारा की दिशा में प्लस, ये धारा की दिशा में प्लस, E2 प्लस में और E1 माइनस में, बराबर 0। इसको आप बराबर के उधर ले जाओ तो E1 प्लस का हो जाएगा, E2 माइनस का। V1 को IR1 लिख देना, V2 को IR2 लिख सकते हो। I कॉमन ले लो, यहां से R1 R2 को अनुपात में ले जाओ तो I बराबर E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2। आपसे इस दिए गए चित्र में कुल प्रवाहित होने वाली धारा या परिणामी धारा की गणना पूछे
तो आप इस वाले चित्र को काम में लेकर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हुए धारा का मान निकाल सकते हो। ये हमने इसके उदाहरण के रूप में किरचॉफ के द्वितीय नियम का उदाहरण समझा दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है? सिद्ध कीजिए कि P इज टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर होता है। 1 वाट शक्ति को परिभाषित करना है अपने को, विद्युत ऊर्जा को परिभाषित करना है, 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं। विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ में जुड़े हुए उपकरणों के लिए शक्ति का मतलब एकांक समय में किए गए कार्य बोल दो, तो एकांक समय में किए गए कार्य या उपयोग में ली गई ऊर्जा का मान ही क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति कहलाता है। तो विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। शक्ति किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। या एकांक समय में किसी उपकरण के द्वारा उपयोग में ली गई ऊर्जा या किए गए कार्य का मान भी विद्युत शक्ति के बराबर होता है। शक्ति का सूत्र कार्य बटा समय, ठीक है। कार्य को हम V बराबर W बटा Q से कार्य बराबर आवेश इंटू विभव लिख सकते हैं। यहाँ ये V विभव है, ठीक है। इसको हमने कार्य को Q इंटू V लिख दिया। यहाँ पे हमने देखा कि Q बटा T को क्या लिख सकते हैं? धारा लिख सकते हैं। तो Q बटा T को अपने धारा लिख दिया तो P इक्वल्स टू VI बन गया। अर्थात शक्ति का एक सूत्र और होता है विद्युत परिपथ में, विभवांतर और धारा के गुणनफल को शक्ति कहते हैं, ठीक है। ओम के नियम को काम में लेंगे तो V इक्वल्स टू IR लिखा जा सकता है। V इक्वल्स टू IR लिख देना, यहाँ पे V इक्वल्स टू IR लिख दिया। V का मान IR रखते हैं, I स्क्वायर R बन गया फॉर्मूला। अगर धारा नियत है, श्रेणी क्रम वाले कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है तो P बराबर I स्क्वायर R से कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में अब I का मान V अपॉन R रख देना, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में I का मान V अपॉन R रख दिया तो V अपॉन R इसका मान रखा तो V स्क्वायर अपॉन R। यदि हमारे घर में कोई उपकरण जुड़ा हुआ है, जैसे बल्ब जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए समांतर क्रम का कोई न्यूमेरिकल बनता है, जो मैंने रेगुलर ऑफलाइन क्लास में आपको समझा रखा है कि समांतर क्रम में 100 वाट या 50 वाट का बल्ब लगा हुआ है, तो हमारे घरों में कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा? 100 वाट का। तो उसका जवाब अपन इसके आधार पर देते हैं, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो P बराबर VI पहला सूत्र हो गया। ओम के नियम से V का मान रखने पर I स्क्वायर R बन गया और I बराबर V अपॉन R रख देना तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। विद्युत ऊर्जा खर्च, विद्युत परिपथ में जुड़े हुए उपकरणों के द्वारा उपयोग में ली गई ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा खर्च। इसे विद्युत मीटर से मापते हैं और यूनिट में मापते हैं। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 घंटे में 3600 सेकंड और 1 किलो में 10 की घात 3, तो 36 इंटू 10 की घात 5 जूल बोल सकते हो। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल भी लिखा जा सकता है। और 36 इंटू 10 की घात 5 तो आएगा इसका आंसर। तो 1 यूनिट में 36 इंटू 10 की घात 5 जूल कह देना, या फिर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाउस का नियम लिखिए। इस नियम के अनुप्रयोग करते हुए आवेश एक समान आवेशित, प्रश्न बोर्ड में जब आप पढ़ो तो एक समान आवेशित अगर कहीं आ जाए तो एक समान आवेशित का मतलब है अचालक के बारे में बात की जा रही है। समतल चादर के कारण, चादर मतलब चादर या पट्टी का बोल सकते हैं, के कारण समीप स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब गाउस का नियम क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी बंद काल्पनिक पृष्ठ है, उसके लिए कुल फ्लक्स का मान उससे जुड़े हुए कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के, निर्वात की विद्युतशीलता, किसे निर्वात की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट, उसके अनुपात के बराबर होता है। तो कुल फ्लक्स का मान सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट कहोगे। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान 4 पाई के लिखा जा सकता है, तो सिग्मा क्यू इंटू 4 पाई के भी कह सकते हैं। तो गाउस के नियम को बताने के 2 तरीके हो गए, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट या फिर कुल आवेश इंटू 4 पाई के। दोनों तरीके से आप इसे समझा सकते हो। ये फाई कुल क्या होता है? निर्गत फ्लक्स आगे, निवेशी फ्लक्स पीछे, इनका अंतर। निर्गत मतलब बल रेखाएं जो बाहर निकलती हैं किसी आकृति से वो निर्गत कहलाती हैं, और किसी आकृति में जो बल रेखाएं प्रवेश करती हैं अंदर की ओर उन्हें निवेशी कहते हैं। तो बाहर निकलने वाली बल रेखाएं आगे रखी जाएंगी और अंदर आने वाली बल रेखाएं पीछे की ओर रखी जाएंगी। ये गाउस का नियम हो गया। अचालक पट्टिका के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्रकार से हमने अचालक पट्टिका काम में ली। आपसे पूछा जाए कि इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है,
तो हमेशा ध्यान रखना है इसकी दिशा इस तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्यों? यहाँ ज्यादा धनावेश है, यहाँ कौन सा धनावेश है? ज्यादा धनावेश है यहाँ पे, क्यों? और यहाँ एकांक धनावेश रख के देखोगे 1 कूलम, तो हमेशा बल रेखा इधर जाएगी। तो आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो पट्टिका के तल के लंबवत बाहर की ओर। ये पट्टिका का तल मान लो, तो हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर, ओ से पी की ओर भी कह सकते हो आप इसको। दिशा पूछे तो लिखना है, अन्यथा डेरिवेशन कहां से चालू करेंगे? सबसे पहले जब हम अचालक पट्टिका को आवेश देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में आवेश का बंटवारा होता है। एकांक क्षेत्रफल में आवेश का बंटवारा सिग्मा कहलाता है। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन है, यहां से क्यू का मान सिग्मा गुणा ए लिखा जा सकता है। ई की दिशा ज्ञात करना मैंने बता ही दिया आपको। पट्टिका के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इस ओ से पी की ओर या तल के लंबवत बाहर की ओर होता है, ये समझा चुका हूं मैं आपको इस क्षेत्र से। ई का मान ज्ञात करना, आपने एक ये पट्टिका देखी, ये पट्टिका है परत, इस पर अपने कितना आवेश दे रखा है? क्यू आवेश, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। अब इसके लिए गाउसीय पृष्ठ मानेंगे, काल्पनिक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है ये। पट्टिका ये है, आपने एक बेलन मान लिया ऐसा, ठीक है? तो यहां पर S1, इधर S2 और ये S3, 3 भाग मान सकते हैं आप इसके। ये गाउसीय पृष्ठ है, काल्पनिक बेलन जो है इसको गाउसीय पृष्ठ कहते हैं अपन। ये गाउसीय पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ मतलब गाउसीय पृष्ठ है। S1 ये वाला सिरा, S2 ये वाला और S3 ये वाला भाग कहलाता है इसके लिए, ठीक है? यहां पर S1 में इस जगह विद्युत क्षेत्र भी इधर आएगा और अल्पांश क्षेत्र भी इधर आएगा, तो कोण 0 होगा इस जगह। S2 के लिए बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र अधिक धनावेश से कम धनावेश इधर जा रहा है, अल्पांश क्षेत्रफल उधर जा रहा है ऊपर, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी इधर जा रहा है और अल्पांश क्षेत्र भी इधर जाएगा, तो कोण 0 डिग्री बनेगा इस जगह, ठीक है? यहाँ पर कोण बनाया हमने, यहाँ S3 के लिए थीटा 0 डिग्री लिख देंगे इस जगह। अब हमने जो कंप्लीट किया, यहां पर हमने क्या किया? S3 के लिए थीटा कितना बता दिया? 0 डिग्री। 3 प्रकार की गणनाएं हो गई, S1, S2, S3। S1 में विद्युत क्षेत्र भी इधर है, अल्पांश भी इधर है, 0 डिग्री। यहां की बात करें, विद्युत क्षेत्र अधिक धनावेश से इधर की ओर जा रहा है, कम धनावेश की ओर, तो E इधर जा रहा है और अल्पांश से ऊपर जा रहा है। इसमें विद्युत क्षेत्र इधर है, अल्पांश भी इधर है, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमने 3 पृष्ठ मान लिए, S1, S2, S3 गाउसीय पृष्ठ के। गाउसीय पृष्ठ का मतलब क्या बता रहा हूं मैं? जो बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ आपने माना है उसी को हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। अब हमने कुल फ्लक्स का मान E डॉट dA cos थीटा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मान क्यू के बराबर आएगा। सिग्मा क्यू का मान किसके बराबर? जो आवेश आपने यहां दिया वही आवेश गाउसीय पृष्ठ पर बढ़ता है, तो ये कुल फ्लक्स E डॉट dA cos थीटा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कितने भाग होंगे? S1, S2, S3, 3 भाग हैं, तो आपको 3 बार क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना होगा। 3 बार समाकलन किया, S1 E डॉट ds cos थीटा, S2 E डॉट dA cos थीटा, E dA cos थीटा और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 के लिए कोण कितना बताया था? 0 डिग्री। S2 के लिए कोण कितना था? 90 डिग्री। और S3 के लिए कोण कितना था? 0 डिग्री। तो यहां पे पहले 0 डिग्री आएगा ये S1 के लिए, S2 के लिए कोण कितना था? 90 डिग्री ये वाला, और S3 के लिए कोण आपको यहां लिखना पड़ेगा 0 डिग्री। ये यहां से शिफ्ट होके ये कोण यहां पे है 0 डिग्री। अब हम 3 बार समाकलन कर रहे हैं S1, S2, S3 के लिए। E dA cos 0, E dA cos, अब अगर यहाँ 0 लेते हो, ये वाला S3 आपने पहले लिख दिया तो ये आएगा, वरना अगर S2 के हिसाब से कर रहे हो तो आपको यहाँ फिर लिखना पड़ेगा 90 और यहाँ लिखना पड़ेगा 0। गणना में क्या कर दिया है, ये वाली वैल्यू 90 डिग्री ले ली, ठीक। अब S2 चित्र में जो हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग चलें, चित्र के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 90 डिग्री। तो S2 वाली वैल्यू में यहाँ पे आपको करना है 90 और यहाँ करना है 0। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आंसर में कैसे चेंज नहीं आएगा? E डॉट dA का समाकलन क्या हो गया? E बाहर निकाल लिया। समाकलन आप जब भी करेंगे तो E नियत मान के बाहर निकाल लें। dA का समाकलन A cos 0 का मान 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, E dA cos 90 है, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। S3 वाले पद को देखेंगे, E बाहर निकाल लिया, dA cos 0 की वैल्यू क्या 1, तो यहाँ 1 करना पड़ेगा अपने को। जो हमने चित्र में गणना करी है उसके हिसाब से मैं दोबारा बता रहा हूं।
ई डी ए cos 0 लेना, ये 1 हो जाएगा। ई डी ए cos 90 लेना, ये 0 हो जाएगा। ई बाहर निकाल के डी ए का समाकलन ए हो गया, cos 0 का मान 1। ई ए और ई ए जुड़ के कितना हो जाएगा 2e। ये किसके बराबर चल रहा है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। q का मान सिग्मा ए रख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से q का मान रख दिया सिग्मा ए। क्षेत्र यहाँ पे 2 है, ये 2 क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कैंसिल हो जाएगा, तो 2e इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। e बराबर निकालना है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अचालक परत के लिए या अचालक पट्टिका के लिए अगर आपसे पूछे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। इसमें कहीं भी स्मॉल आर नहीं आ रहा, फॉर्मूले में स्मॉल आर नहीं आ रहा, तो e और r के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा आएगा। इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, e का मान r पर निर्भर नहीं है। तो अचालक पट्टिका के लिए डेरिवेशन के लिए गाउस का नियम काम में लो, S1 S2 S3 काम में लीजिए। ई ए और ई ए जुड़ के कितना हो जाएगा, ये वाला जुड़ के ये 2e हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो। ठीक है, यहाँ cos 90 है, ध्यान देना ये वाला कोण का मैं लिया cos 90, जिससे 0 हो जाएगा। ये पूरा पद क्या हो गया, 0 हो गया। तो ई ए और ई ए जोड़ना है आपको, तो 2e आंसर बन जाएगा। इस तरह से हमने अचालक पट्टिका के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, इसका ग्राफ खींच लिया और ये भी बता दिया e का मान r पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है और बताइए कि धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। अब समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, ऐसा संधारित्र जिसमें दो समानांतर प्लेटें हो उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का दूसरा नाम कंडेंसर, याद करवाया था मैंने आपको जो रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूं। पंखे में जो लगा हुआ उपकरण है बेलनाकार, उसको आप कंडेंसर या संधारित्र कह रहे हैं। ठीक है, अब धारिता क्या होगी, किसी भी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं और आवेश और विभव के अनुपात को भी आप धारिता कह सकते हैं। C बराबर Q अपॉन V होता है, क्योंकि किसी भी चालक के लिए आवेश विभव के समानुपाती बताया जाता है। ये समानुपाती होता है, इससे Q बराबर CV बना सकते हैं अपन, और C का मान धारिता बोला गया। तो एक परिभाषा और बन सकती है, किसी भी चालक के लिए आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कह सकते हैं, या फिर चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहा जाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। समांतर पट्ट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र बोल दो, उसके धारिता का डेरिवेशन करने के लिए ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a और इनके मध्य की दूरी कितनी है d, और कुछ भी नहीं भरा हुआ हो तो आप यह निर्वात मान सकते हो। तो C बराबर Q अपॉन V से चालू करना। V बराबर विभव बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके लिए लिए, चालक पट्टिका के लिए। सिग्मा का मान Q अपॉन A रखा जा सकता है, तो यहाँ पे E का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D रख दिया, सिग्मा का मान भी Q बटा A रख दो, तो विभव का मान आ गया QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो समीकरण 1 है इसमें V का मान रख सकते हैं, यहाँ से V का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। जब आप V का मान समीकरण 1 में रखोगे तो ये वाली वैल्यू हो गई, आवेश से आवेश कट जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल गया, D नीचे आ गया। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा। यहाँ A प्लेटों का क्षेत्रफल या मोटाई, D प्लेटों के मध्य की दूरी और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की जगह अगर माध्यम आ जाए तो यहाँ पे डैश करके माध्यम का पराविद्युतांक रख देंगे, ये गणना हम आगे बढ़ा सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो फॉर्मूले से देखो, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये फॉर्मूला है। तो तीन बातें तो सामने ही दिख रही हैं, क्षेत्रफल के समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और माध्यम बल देने पर K गुना हो जाता है। तो यह लिखा हुआ है क्षेत्रफल पर समानुपाती, मतलब जिसका क्षेत्रफल ज्यादा धारिता ज्यादा, जिसका क्षेत्रफल कम उसके लिए धारिता कम। दूसरा प्लेटों के मध्य की दूरी पर निर्भरता, तो C का मान D के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है फॉर्मूले में, अर्थात दूरी बढ़ाएंगे तो C का मान घटेगा, दूरी कम करेंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। ये निर्भरता वाला पॉइंट हो गया। माध्यम बल देने पर निर्वात में धारिता A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है। दोनों प्लेटों के बीच में हमने कोई माध्यम बल दिया, उस माध्यम का नाम दे दिया एप्सिलॉन R।
पराविद्युतांक कहते हैं इसको, एप्सिलॉन आर। माध्यम पर देने पर धारिता सी की जगह सी डैश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सी डैश। ए एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन माध्यम हो जाएगा। और ये है, आपको ये पढ़ाया गया था रेगुलर क्लास में कि एप्सिलॉन माध्यम और एप्सिलॉन नोट का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। तो यहां से एप्सिलॉन माध्यम क्या लिख सकते हैं अपन? यहाँ पे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नोट है ये। तो यहां पे जब आप एप्सिलॉन माध्यम का मान रखेंगे सी डैश बराबर, ये सी डैश बराबर ए, ऐसा कैसे ही चलेगा? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट बटे डी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट। अब एक काम करो, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी को पीछे ले लो और एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल लो। तो इसको सी लिख सकते हैं, इसको सी लिख देना है यहाँ पे। तो सी डैश बराबर, ये सी डैश बराबर एप्सिलॉन आर इंटू सी, या आप पराविद्युतांक के माने तो इसको के से गुणा कर देना। अगर आपने प्लेटों के बीच में पराविद्युत माध्यम एप्सिलॉन आर भरा है तो एप्सिलॉन आर गुना करना, और यहाँ क्वेश्चन में के गुना कर दें, मतलब के पराविद्युतांक भर दें, तो नई स्थिति में धारिता के गुना हो जाएगी। इस प्रकार से ये निर्भरता कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या अभिप्राय है? इसका मात्रक विमा लिखना है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है और ई और आर के बीच में ग्राफ खींचना है। जब भी आप बोर्ड में क्वेश्चन करने लगे तो अंक भार जरूर देखा करो क्वेश्चन का। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना, ये 3 का भी आ सकता है, तो फिर उसी के हिसाब से अंक भार देखते हुए इसको क्वेश्चन को लिखना होता है अपने को। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में आपको 2-2.5 पेज बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब कैसे? सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा और इसे ई से दर्शाते हैं। ई एफ, ई का मान जो है एफ बटा क्यू लिख सकते हैं। ये ई बराबर एफ अपॉन क्यू लिख दिया, ठीक है। मात्रक न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटा मीटर कह सकते हो, सदिश राशि है। विमीय सूत्र बनाना हो तो विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए। बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2, आवेश का होता है A1 T1। यहां पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाएगा m1 L1 T-3 A-1 हो जाएगा। ये ई के लिए विमा हो गई, ठीक है। पूछा इसमें विमीय सूत्र बना दिया अपन ने। बिंदु आवेश के लिए गणना करनी है तो सोल्व करते हैं अपन इसको। ये ई की विमा m1 L1 T-3 A-1 लिख दिया। यहां पर बता भी रखा है इसमें E इज टू एफ अपॉन क्यू। परीक्षण आवेश हो तो क्यू नॉट। परीक्षण आवेश को एकांक धनावेश कहते हैं। मात्रक न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटा मीटर हो सकता है। विमा मैंने बनाना सिखाई दिया भी आपको, m1 L1 T-3 A-1 इसका आंसर आ जाएगा। एक बिंदु आवेश के लिए गणना करनी है तो बिंदु आवेश मान लीजिए ओ बिंदु पर कोई क्यू आवेश स्थित है। यहां से r दूरी पर कोई अज्ञात बिंदु माना जहां पर हमें गणना करनी है। तो जब भी गणना करनी हो तो वहां परीक्षण आवेश को मान के रख लो। इन दोनों के मध्य बल की गणना कर लेंगे। बल हमारे पास आ जाएगा तो उसमें आवेश का भाग दे देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो माना ओ बिंदु पर क्यू आवेश है, कैपिटल क्यू। ओ से r दूरी पर बिंदु पी जहां गणना करनी थी, इसके लिए किसकी कल्पना कर सकते हैं? परीक्षण आवेश की, क्यू नोट की। बल निकालो पहले कूलाम के नियम से। F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे के, ये के, दूसरा आवेश Q और एक Q नोट अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आएगा, Q नोट नहीं आता इसमें। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा E बराबर F अपॉन Q नोट। F का मान जो ये लिखा है के Q नोट अपॉन R स्क्वायर, Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा तो E का फॉर्मूला बन गया के Q अपॉन R स्क्वायर। अर्थात बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ई का मान आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात जैसे जैसे आर का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप से ग्राफ बना लो। सदिश रूप में ई, किसी सदिश रूप में पूछ सकते हैं। ई का जो सूत्र है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एरो लगा दो और इधर आर कैप लगा दो। तो सदिश रूप में ई सदिश बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप को इकाई सदिश कहते हैं। इस प्रकार से हमने जो हमारा टेस्ट सीरीज का, निशान क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज है, 12 नवंबर को जो पहला पेपर हुआ है उसके
1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन पहले वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं और 16 से लेकर 18 तक के जो मेजर क्वेश्चन दिए हैं, बड़े क्वेश्चन, उनके वीडियो सॉल्यूशंस में आपको बता चुका हूं। इस तरह से पेपर को एनालिसिस करें, पेपर को एनालिसिस करके पता कीजिए कि कहां हमने गलती करी है। उस गलती का एहसास हम करेंगे और उसको दोबारा दोहराव नहीं करेंगे, तभी जाके हम विजेता बनेंगे। क्योंकि अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी परेशानी में नहीं आता, और गलती करने के बाद भी उस गलती को दोहरान करता रहे तो वो फिर आगे सफल नहीं हो पाता। तो टेस्ट पेपर, निशान क्लासेस टेस्ट सीरीज का P1 वाले पेपर का वीडियो सॉल्यूशन आप पढ़ चुके हैं, और हमने जो निशान डिजिटल ऐप में आपको जोड़ रखा है, इसमें आप पेपर के PDF भी प्राप्त करेंगे। जितने भी माइनर मेजर पेपर हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, तो इनको पढ़ते रहिए। और इसी ऐप में आपको कंपलसरी इंग्लिश हिंदी के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, तो आप अपने इंग्लिश हिंदी का पूरा सिलेबस मेहनत करके और 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको कंप्लीट कर भी सकते हैं, और जो पेपर होने वाले हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए निशान डिजिटल ऐप से, और अपने सपनों को साकार करने के लिए और अपने मम्मी पापा को सुख और आनंद देने के लिए जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। मेहनत हमेशा सफलता के रूप में प्राप्त होती ही होती है।